हेलो ऑल ऑफ़ यू, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हम अप्रैल 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और इसमें हमने 3 वीडियोस जो है वो पढ़ लिए थे। उन दिनों के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ी, राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ी। उसके अलावा हमने स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ा और इकोनॉमिक जो आर्थिक परिदृश्य है उसको कवर किया। आर्थिक परिदृश्य में कुछ आर्टिकल्स आपके बचे हुए हैं जिनको आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगी, अगर आप आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर इवन आप कोई और भी अदर एग्जाम्स दे रहे हैं, एसएससी हो चाहे आपका बैंकिंग हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए इससे अच्छी मैगजीन जो है वो नहीं मिलेगी। तो इस मैगजीन को जो है आपको ज़रूर से कवर करना है। हालांकि न्यूज़पेपर का विकल्प ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है समय निकाल करके इस मैगजीन को तो अवश्य से पढ़ें। जिन लोगों के पास पुरानी मैगजीन्स नहीं है, ओल्ड मैगजीन्स 5-6 महीने वाली नहीं है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा और जितने भी वीडियोज़ हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बना करके ईयर वाइज जो है उसको सेट जो है यूट्यूब चैनल पर कर रखा है, तो आप वहाँ पर जा करके उनको देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो रिमेनिंग आर्टिकल था। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर है निर्यात तैयारी सूचकांक। पहली चीज़, नाम से ही सिद्ध है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का मतलब क्या है कि निर्यात से संबंधित जो भी राज्य हैं उनको ये रैंकिंग देगा। और सूचकांक देखिए, जितने भी सूचकांक अगर आपको क्रोनोलॉजी मैगजीन्स में मिलते हैं उनको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो तो उसको तो अच्छे से याद करना ही है, क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आईएएस के अंदर ज़रूर से आता है सूचकांकों के ऊपर, यानी इंडेक्सेस के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर टॉप किसने किया है, और थर्ड आप देखिएगा कि इसके अंदर राजस्थान की रैंकिंग क्या है। तो हमने जैसा बताया है उसी फॉर्मेट में पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, इसको जारी किया है नीति आयोग ने। इसके अंदर रैंकिंग दी जाती है उन राज्यों को जिन्होंने निर्यात के अंदर टॉप किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है निर्यात के अंदर सबसे ज़्यादा जो निर्यात हुआ है वो गुजरात के द्वारा किया गया है। और उससे इसको मैं बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज का मतलब ये है कि इसके अंदर पहली तो कैटेगरी है हिमालयी राज्य, यानी हिमालयी राज्यों में किसने टॉप किया है। फिर है तटीय राज्य, फिर है आपके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य, और फिर है आपके भू आवेशित राज्य। भू आवेशित का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, जिसके चारों तरफ सिर्फ भूमि हो और समुद्र ना हो, उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड। तो ये हुआ। अब देखिए, ओवरऑल अगर हम रैंकिंग की बात करें, आपको ओवरऑल रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो तटीय जो राज्य है उन्होंने टॉप किया है। अब तटीय राज्य कौन कौन से हुए, तो देखिए तटीय राज्य यानी कोस्टल राज्य। तो तटीय राज्य शुरू होते हैं गुजरात से, फिर यहाँ आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका गोवा, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है केरल, फिर आता है तमिलनाडु। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो फिर वही है कि आंध्र प्रदेश है, फिर आपका जो है उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे करके राज्य आते हैं। लेकिन आपको यहाँ वाले जो राज्य हैं उनको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने ही जो है यहाँ पर टॉप किया है। तो देखिए, फर्स्ट गुजरात है यहाँ पे, तो गुजरात ने ही इसके अंदर टॉप किया है। सेकंड आता है महाराष्ट्र, तो सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र ही है। थर्ड पोजीशन पे जो है आपके कौन सा है, कर्नाटक, गोवा को छोड़ दीजिए। थर्ड पोजीशन पे आपका कर्नाटक, और फोर्थ पोजीशन पे आपका है तमिलनाडु। ठीक है, तो 4 तक याद ना भी रहे, लेकिन इतना याद रह जाएगा कि फर्स्ट पे गुजरात आता है तो गुजरात ही फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर देखते हैं कि और अन्य राज्यों में कौन कौन से हैं। अगर आप हिमालयी राज्यों की बात करें, हिमालय यानी कि जो पहाड़ों वाले राज्य हैं, तो आपको पता है कि हिमालय कहाँ से शुरू होते हैं। हालांकि शुरू जम्मू कश्मीर से होता है, लेकिन आप यहाँ से देखिएगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर टॉप किया है किसने, उत्तराखंड ने, यूके ने, और सेकंड पे आपका हिमाचल प्रदेश। सभी राज्य याद नहीं रखने हैं, बस थोड़ा आइडिया रखिएगा। फिर देखिए, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के राज्य हैं। फिर है तटीय राज्य, तटीय राज्य मैंने आपको बता ही दिए, उसके अंदर रैंकिंग आपको पता ही है। फिर आता है केंद्र शासित राज्य, ये भी आपको आइडिया लग ही जाएगा कि केंद्र शासित जो राज्य हैं उसमें दिल्ली, गोवा और ये सब जो है वो टॉप पे हैं। फिर देखिए, यहाँ पर जो आपका लैंड लॉक्ड राज्य है, लैंड लॉक के अंदर जो है आपका हरियाणा आता है। हरियाणा के बाद में सेकंड है आपका उत्तर प्रदेश और थर्ड है आपका मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको लगभग जो है वो याद रह जाएंगे। फर्स्ट कौन सा है, हरियाणा है, सेकंड है उत्तर प्रदेश और तीसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश। अब इसमें आप ज़्यादा जो है देखने के प्रयास ना करें, क्योंकि राजस्थान इसके अंदर नहीं है, क्योंकि राजस्थान की रैंकिंग है 11th और इनको चाहिए टॉप 5। तो हम टॉप 5 में नहीं है, हमारी रैंकिंग क्या है, 11th रैंक हमको जो है इसके अंदर प्राप्त है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें तटीय राज्यों ने टॉप किया है। तटीय राज्य में भी पहला राज्य आता है गुजरात, तो फर्स्ट रैंकिंग उसी की है। सेकंड आता है महाराष्ट्र, तो सेकंड रैंकिंग महाराष्ट्र की है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है, तो राजस्थान जो है एक भू आवेष्टित राज्य है, यानी लैंडलॉक्ड राज्य है, और उसकी रैंकिंग जो है वो 11th है। भू आवेष्टित के अंदर पहला कौन सा है, हरियाणा। अगर आप बात करेंगे केंद्र शासित की, तो पहला है दिल्ली,
और अगर आप बात करें यहाँ पर तटीय राज्यों की, ये तो पता ही है गुजरात, और हिमालय राज्यों की अगर बात करें तो कौन सा है, उत्तराखंड। तो ये याद रह जाएगा। फिर देखिए एक छोटी सी न्यूज़ है कि महानदी कोल फील्ड लिमिटेड जो है ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी जो है इस वित्त वर्ष में यानी 2021-22 में सबसे ज़्यादा जो है कोयले के उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो इस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो इसका थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो संबलपुर के अंदर है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है संबलपुर, वहाँ पर जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। अब ये क्या है, नाम से तो पता नहीं चल रहा है भाई क्या चीज़ है, एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। तो देखिए ये एक जहाज है, वेसल है, और ये एक कार्गो शिप है यानी कि माल ढुलाई वाला वेसल है। इसका भी परीक्षण किया गया है कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको पता होना चाहिए, इसका रूट क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों से बहती हुई आती है, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह के राज्य से जो है ये बहती हुई आती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो है, तो देखिए ये वाला जो आर्टिकल है वो 2-3 दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि इसने कुछ बंदरगाहों को पार किया है, उन बंदरगाहों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर दूसरी बात ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश के साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का भी एक नाम है, विशेष नाम है, उसका नाम है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग। ये प्रोटोकॉल मार्ग अभी हम नक्शे में देखेंगे ताकि हमें और क्लियर हो। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कार्गो शिप है इसको कहाँ से कहाँ तक के लिए जो है वो रवाना किया गया है। तो देखिए इसको जो है आपके कोलकाता का हल्दिया नामक जो जगह है वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है वहाँ से इसको रवाना किया गया असम की तरफ। असम का जो बंदरगाह है गुवाहाटी के अंदर, असम की राजधानी है गुवाहाटी, वहाँ पर उसका बंदरगाह है जिसका नाम है पांडु बंदरगाह, वहाँ पर जो है इसको रवाना किया गया है। तो अब हम इसको एक बार नक्शे में देख लेते हैं ताकि हमको जो है थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये पीवी रामप्रसाद बिस्मिल है, ये एक वेसल है, ठीक है, लिखा है यहाँ पर द एमवी रामप्रसाद बिस्मिल, पीवी कहा मैंने, नहीं एमवी है, एमवी रामप्रसाद बिस्मिल बिकेम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये जो है 90 मीटर्स का है और 90 मीटर लॉन्ग है और 26 मीटर वाइड है, इतना तो याद नहीं रहेगा आपको। और यहाँ पर जो है ये आपका हल्दिया जो डॉक है कोलकाता के अंदर, वहाँ से जो है पांडु पोर्ट गुवाहाटी तक जो है इसने यात्रा कंप्लीट की है। अब अगर यहाँ पर आप पोर्ट्स को देख सकते हैं तो देखिए ये जो है आपका, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और ये जो आपको सिलहट और ये पांडु ये दिख रहा है, डुबरी वगैरह, ये ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका जो ये क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र है। तो यहाँ आपको ये येलो लाइन जो दिख रही है हल्दिया, यहाँ पर आपको पढ़ने में आ रहा होगा, हल्दिया से अगर आप ये यूँ जा रहे हैं, ये बांग्लादेश होते हुए ये डुबरी है, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पांडु। तो ये बंदरगाह जो है यहाँ तक जो है इसने कार्गो शिप ने जो है अपना कवर किया है, अपना मार्ग कवर किया है, इसका परीक्षण किया गया है। और बांग्लादेश के होते हुए क्योंकि ये गया है तो बांग्लादेश के साथ में हमारे कुछ मार्गों के प्रोटोकॉल हुए हुए हैं, तो उस प्रोटोकॉल के तहत जो है इसको वहाँ तक पहुँचाया गया है। इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा, भारत को भी और बांग्लादेश को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसीलिए जो है इसमें 80:20 की जो है साझेदारी भी जो है फाइनेंसिस को लेकर के, फंडिंग को लेकर के वो दोनों देशों के बीच में हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80:20 अनुपात का निर्बाध नेविगेशन के लिए वित्त पोषण भी किया गया। इतना नहीं याद रखना है, बस आप ये याद रखिएगा पांडु बंदरगाह कहाँ पर है, नया बंदरगाह इसलिए, और एमवी रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी मैगजीन में मैंने एक चीज़ देखी है कि अब तक जो है गुजरात का काफ़ी जो है बोलबाला रहा है, गुजरात में काफ़ी सारी जो है खबरें जो है वो इस बार जो है चर्चा में रही हैं। तो देखिए इस आर्टिकल में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक बार सर्च कीजिएगा। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स देशों के बारे में आपने सुना होगा, तो ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। और ये क्या कर रहा है, अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय है, अपना जो हेडक्वार्टर है वो पहली बार जो है अपना हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ बनाने जा रहा है, गिफ्ट सिटी में। अब गिफ्ट सिटी कौन सी सिटी है, तो गुजरात के अंदर हमारे यहाँ एक गिफ्ट सिटी बनी हुई है। ये क्वेश्चन UPSC 2016 में भी आया था। ये गिफ्ट सिटी जो है वो कहाँ पर स्थापित है, तो ये गिफ्ट जो है ये आपके गुजरात के अंदर जो है स्थापित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये है कि गुजरात को जो है एक स्मार्ट सिटी के रूप में जो है उसको डेवलप किया गया है। और ये एक तरीके से जो इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं उसके लिए एक बिजनेस हब के रूप में जो है गिफ्ट का निर्माण किया गया है। इसका फुल फॉर्म में जैसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो ये गिफ्ट के अंदर ही जो है कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बन जाएगी, मल्टीलेटरल एजेंसी कौन सी बन जाएगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, अपना कार्यालय खोलेगा कहाँ पर, गिफ्ट सिटी या टेक सिटी गिफ्ट गुजरात के अंदर, ठीक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। और हमारे यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि भाई जो ये एनडीबी है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स देशों का जो बैंक है, ये हमारे यहाँ पर जो भारत का नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, NBFID है, उसके साथ में भी साझेदारी करेगा। तो ये हालांकि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है ये वाली, तो ये कोई कॉमन बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इस संस्था के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आता है उसमें से एक मुख्य समस्या ये भी है कि इन्वेस्टमेंट कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत जो संरचना है उसके अंदर जो है उसके अंदर एक्सपेंडिचर बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको इस बार वाला अगर आपने बजट पढ़ा हो, बजट वाला वीडियो अगर आपने देखा हो, तो इस बार वाली जो सरकार है, सरकार तो इसी बार वाली है, सरकार ने इस बार क्या किया है कि जो पूंजीगत निवेश है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें अपना जो है निवेश जो है उसको ज़्यादा बढ़ाया, उसमें बजट अलॉटमेंट ज़्यादा किया है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैंने आपको बजट वाला जो वीडियो था मेरा, जो फरवरी वाली जो मैगजीन थी उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। तो पूंजीगत व्यय जब हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी अवसंरचना जो है, आधारभूत ढांचा जो है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो बढ़ेगा। तो हाँ, हम बात क्या कर रहे थे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसने अपना जो पहला बहुपक्षीय कार्यालय जो है जो पहला कार्यालय है वो कहाँ खोलने की घोषणा की है, तो गुजरात के अंदर जो है गिफ्ट सिटी जो है वहाँ पर खोलने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। अब देखिए, जो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेशक हैं उनको तो ये न्यूज़ समझ में आ जाएगी, बाकी नहीं आए तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि NSE और BSE जो हैं, उन्होंने जो है निवेशकों के लिए जो है अब T1 स्टॉक निपटान प्रणाली जो है उसको स्टार्ट किया है। पहले क्या होता था, जैसे आप कोई भी निवेश करते हैं, सब चीज़ करते हैं, कोई शेयर्स वगैरह आप परचेस करते हैं, तो उसमें जो है पहले होता था T+3 यानी 3 दिन में जो उसका सेटलमेंट होता था, 3 दिन की वो साइकिल होती थी। उसके बाद में 2003 के बाद में उसको 2 दिन का किया गया और अब जो है उसको घटा करके जो है 1 दिन का कर दिया गया है। तो ये छोटी सी न्यूज़ है, ध्यान रह जाए तो सही है, लेकिन बस ये है कि T1 आप ध्यान रखिएगा कि अब इसको 1 दिन का कर दिया है, साइकिल को पूरा 1 दिन का कर दिया है। और जो स्टॉक एक्सचेंज है आपका, इसका रेगुलेटर यानी विनियामक कौन है, तो सेबी इसका विनियामक है, रेगुलेटर है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। अब देखिए, नेक्स्ट जो है ये कवच को लेकर के है। कवच अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात ये है कि ट्रेन की जो टक्कर होती है जिसको हम कॉलिजन बोलते हैं, कॉलिजन ऑफ ट्रेन्स जो होता है, तो उसको रोकने के लिए, कॉलिजन ऑफ ट्रेन्स जो है उसको रोकने के लिए ये प्रणाली जो है वो अपनाई जाएगी। और इसको स्वदेशी रूप से यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इसको अपनाया जा रहा है, एक हिस्से के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। अब देख लेते हैं इसको डेवलप किसने किया है। हालांकि कवच का नाम आते हैं आपको ध्यान आना चाहिए कि भाई रेल जो हादसे होते हैं, ट्रेनों के इंजनों की जो टक्कर होती है, बेपटरी जो ट्रेन हो जाती है, उनको उस घटनाओं को रोकने के लिए जो है वो कवच नामक जो है स्कीम लाई गई है। अब देखिए, कवच को जो है भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन RDSO इनके द्वारा एक स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है। और इसमें देखिए क्या है, इसका परीक्षण कर लिया गया है और इसका जो क्या कहते हैं उसका परीक्षण जो है वो कहाँ से कहाँ किया गया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है साउथ सेंट्रल रेलवे जो है सिकंदराबाद मंडल में लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लाकुड़ा चित्तगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली के परीक्षण जो है वो 4 मार्च 2022 को किया गया। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, साउथ का है ना, क्योंकि नाम तो थोड़ा ऐसा ही है। फिर देखिए, इसमें जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी हुई है। कवच ट्रेनों को खतरे यानी लाल सिग्नल पार करने और टक्कर से रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अगर मान लीजिए चालक जो है उसकी गति अनियंत्रित हो जाती है या विफल हो जाता है, तो ट्रेन में जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वो स्वचालित रूप से जो है वो सक्रिय हो जाएगा। फिर देखिए, आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2022 से 23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत जो है वो लाया गया। इतना याद नहीं रखना आपको, कवच का नाम याद रखिएगा, क्या किस पर्पज से जो है इसको बनाया गया है वो आपको पता रहना चाहिए। फिर देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा हो तो वही रट लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपने नेफ्ट बिड पढ़ा था ना, इसी के बारे में है। ये जो आपका नेफ्ट बिड है, इसको जो है पहली चीज़ तो ये देखिए कि इसको पूरा पढ़ेंगे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, हमारा जो RBI है, उसने 9 मार्च को एक घोषणा की और उस घोषणा के अनुसार जो नया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बना है, इसको IFI के तहत लाया जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा IFI का मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, एक होता है बैंक होता है, एक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक आपके नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक आपके IFIs होते हैं। तो ये IFI के अंतर्गत जो है नेफ्ट बिड जो है उसको लाया जाएगा। और उसके अलावा देखिए कि इसको जो है RBI अधिनियम 1934 के तहत अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के रूप में जो है वो रजिस्टर किया जाएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट यही बन के आएगा कि नेफ्टबिड क्या है, कि एक आईफाई है। तो हाँ जी, एक आईफाई है। ये आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए इसका जो गठन है वो देश में जितनी भी आपकी विकास परियोजनाएं होती है ना, मैंने बताया आपको अवसंरचना बनाने के लिए रोड है, आपका रेल है, नेटवर्क है, इन सब के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था के रूप में ये काम करेगा। यानी इनको अगर पैसा देना है तो वो अलॉटमेंट कहाँ से किया जाएगा, नेफ्टबिड के माध्यम से जो है वो कराया जाएगा। राष्ट्रपति ने नेफ्टबिड के गठन संबंधी अधिनियम को जो है वो मंजूरी 28 मार्च को दी थी। ये डेट याद नहीं रखनी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी। और आरबीआई के अनुसार नेफ्टबिड जो है भारत में दीर्घकालिक ढांचागत वित्त पोषण को समर्थन देने का जो है वो काम करेगा। तो आपको याद रखना है, नेफ्टबिड जो है इसकी स्थापना जो है वो किसके लिए की गई है, कि देश के अंदर जितने भी अवसंरचनात्मक जो कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचागत जो भी कार्य करने हैं, उनमें लॉन्ग टर्म अगर लोन लेना है आपको तो वो इसके माध्यम से जो है वो लिया जाएगा। और इसको जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आईफाई के रूप में जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यह है टीपीएल को लेकर के। टीपीएल क्या है, तो टीपीएल आपका तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, क्या है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये जो टीपीएल है ना, ये क्या करता है, लैब का निर्माण करता है। लैब क्या होता है, लैब का फुल फॉर्म है लीनियर एल्काइल बेंजीन, लीनियर एल्काइल बेंजीन। इसका क्या उपयोग है, तो देखिए इसका उपयोग क्या है, ये एक तरीके से कुछ केमिकल कंपाउंड है। इसका उपयोग जो होता है आपके डिटर्जेंट्स और जो क्लीनर्स होते हैं, क्लीनर और डिटर्जेंट जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। ये जो है जो है नॉन टॉक्सिक होता है एक तरीके से। और इसको जो है अभी विश्व में एकमात्र ये टीपीएल जो बनाने वाली कंपनी है, ये विश्व की एकमात्र कंपनी है जिसको कि जो है BIS स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो उन मानकों से सर्टिफाइड किया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रमाणित होने वाली विश्व की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी जो है वो बन गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका एक ब्रांड भी है जिसको जो है सुपर लैब ब्रांड कहते हैं, वो काफ़ी फेमस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जो रेलटेल है। रेलटेल क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक दूरसंचार की कंपनी है, यानी कम्युनिकेशन जो होता है, टेलीकम्युनिकेशन, उसकी एक कंपनी है। और ये भारत सरकार की कंपनी है, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी है, प्राइवेट नहीं है। तो इसको जो है अभी फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट जो 500 कंपनीज़ की जो सूची है उसमें उसको 67th पोजीशन पहले हुआ करती थी, अभी इसको 124वें स्थान जो है वो इसमें मिला है। तो ये इसमें इतनी सी बात इसमें जानने वाली थी। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि रेलटेल जो है देश में दूरसंचार अवसंरचना प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। रेलटेल के साथ दूरसंचार क्षेत्र की 5 निजी कंपनियां भी जो है वो इसमें शामिल है, लेकिन वो निजी कंपनियां हैं और ये जो है आपकी सार्वजनिक कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है। देखिए, महिला मनी प्रीपेड कार्ड, तो ये क्या है, तो ये महिला मनी प्रीपेड कार्ड जो है ये महिला मनी वीज़ा और ट्रांसकॉर्प ने मिलकर के जो है इसको बनाया है। और इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी महिला उद्यमी हैं, यानी कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बहुत सहूलियत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के, ताकि वो उसको डिजिटल पेमेंट्स को जो है वो ईजिली यूज़ कर पाए। तो सरकार, आप जानते हैं कि भाई सरकार जो है वो डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, तो उसी क्षेत्र में एक कदम है। हालांकि ये जो है प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया है। इस कार्ड की विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें जो है डिजिटल उद्यमियों, छोटे कारोबारियों और महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। यह कार्ड समुदाय के उन सदस्यों के लिए है जो अतिरिक्त लचीलेपन, सुरक्षा और सुविधा के साथ बैंक खाते की सुविधा चाहते हैं। और प्रीपेड कार्ड महिला उद्यमियों के लिए अपने व्यवसायों के डिजिटल रूप से भुगतान एकत्र करना, मतलब आप पेमेंट इसमें डिजिटली ले सकते हो, कर सकते हो, और कार्यशील पूंजी को बढ़ावा देने में जो है वो मदद करेगा। इसको एक बार जो है देख लेते हैं। सो ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है आपका महिला मनी प्रीपेड कार्ड और इसमें लिखा है नीचे फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ऊपर लिखा है यहाँ पे महिला मनी वीज़ा और ट्रांसकॉर्प जो है इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये है महिला मनी प्रीपेड कार्ड, ठीक है। सो इजी चीज़ें हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में जो है महिला मनी प्रीपेड कार्ड जो है उसको लॉन्च किया गया है और NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। NPCI ने इसको नहीं लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया किसने, महिला मनी वीज़ा और ट्रांसकॉर्प ने मिलकर इसको जो है लॉन्च किया है। तो ऐसी चीज़ें आपसे इस तरीके से ट्रिकी बना करके पूछी जा सकती है, तो इसको थोड़ा न्यूज़ को जब पढ़ें तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, RBIH जो है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी हालांकि बात क्या कहें जनरल बात है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है। मेरे को मेरे मामू साहब ने ये बात बताई थी, तो वो कह रहे थे कि
आप अगर सोचो तो जीवन में प्रश्न जो है हमारे लाइफ से निकल जाते हैं और बस हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको जनरली हाँ बस हाँ ठीक है बता दिया, पढ़ लिया, लेकिन यही क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके एग्जाम में आता है, पढ़ा हुआ होता है, हम गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था। तो यही चीज़ है कि प्रश्न जो है वो जीवन से निकल जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हमें जो है इतना कहते हैं ना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ते समय। तो खैर ये चीज़ें आती सी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो RBIH जो है वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये क्या है? तो ये देखिए, ये इसका उद्देश्य है कि RBIH का उद्देश्य है एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, एक ऐसा इकोसिस्टम जो है ये डेवलप करेगा जिससे जो है देश में अल्प आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पहुंच पर जो है वो ध्यान केंद्रित किया जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि RBI ने जो है इस RBIH की जो स्थापना है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 के जो कंपनी रूल है उसके अंदर जो है RBIH की स्थापना की है। तो ये कंपनी एक्ट के तहत आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और इसके अंदर जो है 100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। काम क्या करेगा ये? तो जो वित्तीय सेवाएं होती है ना, उसको जो है ये वित्तीय सेवाएं हैं, वित्तीय जो उत्पाद हैं, उनकी पहुंच जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर थोड़ा सा और जानना चाहें तो ये भी देख लीजिए कि हब के पास यानी जो RBIH है, RBIH का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये जो हब है इसमें एक स्वतंत्र बोर्ड भी होगा और उस बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो गोपाल कृष्ण को बनाया गया है। और उसके अलावा इसके अंदर कई सारे अकादमिक जगत के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो भी इसके मेंबर्स होंगे। तो ये इसमें चीज़ें थी RBIH के बारे में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। अब देखिए, ये वाली न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने क्या इसमें अंडरलाइन नहीं किया है, मैंने पहले इसका पिक जो है वो ले लिया था, वरना मैं इस पर स्टार बनाती। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हाल ही में चर्चित वर्णिका क्या है? तो वर्णिका क्या है, बताइए क्या है वर्णिका? तो वर्णिका जो है एक तरीके से जो है इसका एक यूनिट है। यूनिट किसकी है? तो RBI ने जो है अपनी एक सब्सिडरी जो कंपनी है BRB, अरे इसका नाम छोड़ो, नाम हिंदी में पढ़ना ज़्यादा आसान है। ये है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। ये जो है RBI की एक सब्सिडरी ब्रांच है। इसने जो है स्याही बनाने वाली जो यूनिट है, जो नोटों की जो स्याही बनती है, उसको बनाने के लिए एक वर्णिका नाम की यूनिट का उद्घाटन किया है। और वो कहाँ पर किया है? मैसूर, कर्नाटका में किया है। तो वर्णिका ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे है? मैसूर, कर्नाटक के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने का एक कदम है कि भाई भारत देश में बनाइए, अगर नोट हम यहाँ बनाते हैं तो हमको स्याही भी जो है वो यहीं की यूज़ करनी चाहिए। तो इसलिए वर्णिका का उद्घाटन किया गया है। ये यूनिट है, किसकी यूनिट है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की एक यूनिट है वर्णिका, और इसका उद्घाटन मैसूर, कर्नाटका में किया गया है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो राउंड अप न्यूज़ है ये काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक न्यूज़ थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। ये देखिए कि अभी जो है MOSPI ने, यानी कि सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या करता है? MOSPI GDP वगैरह के आंकड़े इकट्ठे करता है। तो ये जो MOSPI है इसने अभी कहा है कि आपका जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है तेलंगाना ने पूरे भारत में की है। ठीक है, तो तेलंगाना ने पूरे भारत में वृद्धि की है और भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो है ये राज्य बन गया है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, काम की हो सकती है। आपसे पूछ ले कि हाल ही में जो MOSPI के आंकड़े है उसके अनुसार पर कैपिटा नेट स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो कौन सा बना है? तो तेलंगाना बना है, नाम याद रखिएगा। तो ये होते हैं हमारे भाई जो है इकोनॉमिक न्यूज़ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। सो देखिए, ये पेज थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं जैसा जैसा बोलती जाऊँ आप ध्यान रखिएगा, उसको सुनिएगा। तो फर्स्ट न्यूज़ है आपकी जो हमने काफ़ी पहले ही इसको देख लिया था, लेकिन अभी इसके कुछ प्रोविजंस जो है वो क्लियर हुए हैं। ये है आपका राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिउपाय के लिए विधेयक। ठीक है, यानी कि जो परीक्षाओं में धांधलियाँ होती है और जो पेपर लीक होते हैं उसके लिए एक राजस्थान सरकार बिल लेकर के आई है। और इसमें जो ये बिल है इसको ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या दंड है? देखिए, अगर कोई परीक्षार्थी ऐसा कार्य करता है पेपर लीक वाला, तो उसको जो है 3 साल जो है उसका कारावास मिलेगा और न्यूनतम जो है 1 लाख रुपए का अर्थदंड जो है उसको मिलेगा। तो 3 साल तक जेल में, 1 लाख रुपए तक का उसको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा और 2 साल तक वो कोई भी एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाएगा। तो 3, 1, 2 या 1, 2, 3 ऐसे करके याद रख लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कोई संस्था ऐसा कार्य करती है तो उस संस्था को जो है 5 से 10 साल तक की जो सज़ा मिलेगी और 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक का जो है वो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हो सकता है वो संस्था को बैन भी कर दिया जाए और उसका जो चल अचल संपत्ति है उससे जो है वो धन की वसूली की जाए।
अच्छा, तो इसमें एक चीज़ आपको और देखनी पड़ेगी कि इसमें जो लिखा है, इस विधेयक के पारित होने से अब अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, अनुचित जो साधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि चप्पल के अंदर जो है वो मोबाइल वगैरह या ऐसा कुछ चिटविट लेकर के आते हैं, तो अभी तक तो हालांकि इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से तो यही है। तो जो अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे उनके ऊपर जो है ये दंडात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिर जो नेक्स्ट जो कई सारे और विधेयक जो हैं वो इसके अंदर पारित किए गए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से विधेयक पारित हुए हैं। पहला तो इसमें है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक। इसमें क्या है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को जो है पारित किए जाने से नगर पालिका सेवा की जो सीधी भर्ती के जो पद हैं उन पद पर नियुक्तियों करने के लिए अब जो है आरपीएससी द्वारा जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन नगर पालिका के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसको आरपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ताकि परीक्षाएं समय पर हों और धांधली नहीं हो। तो उसके लिए जो है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरपीएससी के द्वारा जो है इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए कि जो है राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं आया है। तो इसके तहत क्या होगा कि जो भूखंड है उनका नियमन किया जाएगा। नदी नाले और बहाव के जो क्षेत्र हैं उनको इकोलॉजिकल क्षेत्र में पट्टे जो है वो नहीं दिए जाएंगे। जो भी कंजर्वेशन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है पट्टे अलॉट नहीं किए जाएंगे। अभी तो बहुत ही जनरलाइज बात है, इसको थोड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल जो हमारे संविधान का आर्टिकल 46 है उसके अनुसार जो राज्य के अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित है उनको ध्यान में रखते हुए इसका जो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको पारित किया गया है। और फिर देखिए राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय जोधपुर है उसमें एक संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत कहा गया है कि जो भी कुलपति बनेंगे उनको 2 पदावधि यानी कि 2 टर्म दिए जाएंगे और 70 वर्ष की आयु, 2 पदावधि और 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो उसके तहत जो है इनको जो है यहाँ पर नियुक्तियाँ दी जाएगी। और क्या इम्पोर्टेंट है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, ये जयपुर के अंदर है और इसमें भी एक विधेयक के तहत जो है संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन ये किया गया है कि भाई इसके तहत पत्रकारिता या जनसंचार की किसी भी शाखा के प्रख्यात व्यक्ति जिसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का 20 वर्ष का या अधिक का अनुभव होगा उसको कुलपति पद के लिए जो है वो योग्य माना जाएगा। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी अपने दोस्त को बना देंगे कुलपति, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें जो विधेयक में चेंज करके ये लाया गया है कि भाई आपको 20 वर्ष तक का जो है वो अनुभव निजी क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये कुछ विधेयक हैं, तो इसमें से ये विधेयक तो काम का नहीं था, ये जल वाला ये काम का नहीं था और ये भी इतना कोई विशेष बात नहीं थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो जोधपुर का विधि विश्वविद्यालय है वहाँ पर क्या किया गया है, कुलपति बनना है तो आपको 2 टर्म या फिर 70 वर्ष कर दिया गया है इसमें, और ये वाला जो है यहाँ पर कुलपति के लिए जो है 20 वर्ष तक का अनुभव जो है वो अनिवार्य किया गया है। तो ये था विधेयकों के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जैसलमेर और बीकानेर में जो है 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे। राजस्थान आपको पता है कि सोलर जो एनर्जी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रणी है। अगर आपने यहाँ पे भडला सोलर पावर के बारे में, सोलर पावर प्लांट के बारे में सुना हो तो वो जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो राजस्थान के भडला कहाँ पर है, जोधपुर में, वहाँ पर जो है उसको विकसित किया जा चुका है। अब देखिए इसमें और क्या क्या है, तो यहाँ पर है जैसलमेर एवं बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। जैसलमेर में 800 मेगावाट और बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। तो इतना ही याद रखना है कहाँ पर उनको विकसित किया जाएगा। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए ई वेस्ट संग्रहण अभियान। अभी देखिए ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इसलिए इसको जो है जैसे कि हमारी बैटरीज होती हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जो हम ख़राब चीज़ें होती है, कूलर वगैरह जो होते हैं, ये जो चीज़ें ख़राब होती हैं उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि रीयूज़ की जा सकती हैं, लेकिन इनको जो है सही से इनका निस्तारण जो है वो नहीं किया जाता है, इसलिए एक अभियान चलाया गया और ये इस अभियान का जो है तीसरा चरण था। तो ये तीसरा चरण कहाँ से शुरू किया गया, तो देखिए मार्च के अंदर ये जो चरण है ये एक तो आपके शेखावाटी से, चूरू सीकर झुंझुनू यहाँ से शुरू किया गया, प्लस पाली, अजमेर और बीकानेर, ये 3 जो ज़िले हैं, 6 जो ज़िले हैं, यहाँ से जो है इसको स्टार्ट किया गया। इससे क्या होगा, एक मोबाइल वैन जाएगी और वो जो है इसको इकट्ठा करेगी। तो गोदरेज के साथ मिलकर के जो है रिहायशी यानी कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं और जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं वहाँ पर मोबाइल वैन के माध्यम से जो है इसको कलेक्ट जो है वो किया जाएगा और रिसाइकलिंग जो क्षेत्र है वहाँ पर इनको भेजा जाएगा। अब देखिए ई वेस्ट संग्रहण अभियान का पहला चरण जो है जयपुर, कोटा और उदयपुर से 1 जुलाई से 31 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था और उसके बाद दूसरा चरण जो है भीलवाड़ा, जोधपुर और अलवर, भिवाड़ी जो है इस क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया गया। और तीसरा चरण अभी जो स्टार्ट किया वो कहाँ से है, कौन सा है, शेखावाटी और आपका अजमेर, पाली और
बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये तो हमने सोचा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने नहीं पढ़ा था, और वो एग्जाम में आ गया। RPSC का भरोसा है नहीं, और फिर उनका सिलेक्शन होगा, आप सोचेंगे इसका कैसे हुआ, तो उसका ऐसे हुआ कि उसको याद था, आपको याद नहीं था। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको याद ना हो, तो इसलिए इसको एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि मैगजीन के जो 60 पेज है ना, उनको तो एकदम ऐसे कंठस्थ रहने चाहिए कि हाँ भाई इसमें से तो कहीं क्वेश्चन आएगा तो अपन छोड़ेंगे ही नहीं, वो क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है पारसा ईस्ट काटा बासन कोल ब्लॉक। क्या है ये, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर एक कोल ब्लॉक है, और हमारे जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के अंदर जो हमारा जो राजस्थान की जो कंपनी है उसको वहाँ पर ये अलॉटमेंट मिला है कि वो वहाँ पर जो है इसका उत्खनन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पारसा ईस्ट काटा बासन कोल ब्लॉक है ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, किसको, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जो है यहाँ पर इस ईस्ट काटा बासन कोल ब्लॉक के अंदर जो है कोयला उत्खनन के लिए जो है वन भूमि के अंदर मंजूरी दे दी है। यानी कि एक तरीके से NOC जो देते हैं ना कि आप यहाँ पर जो है उत्खनन कर सकते हैं, उसकी मंजूरी दी है। तो कहाँ से कहाँ पर है ये कोल ब्लॉक, ये छत्तीसगढ़ में है, और हमारे राजस्थान की जो कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये वहाँ पर जो है वो उत्खनन करेगी। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो कोल ब्लॉक्स होते हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और ये आपको पीछे लिखा हुआ भी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी परमिशन देती है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने राजस्थान को वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट काटा बासन में 15 ये जितना भी है और इतने का जो है इतनी क्षमता का जो कोल ब्लॉक है वो आवंटित किया था, और अब इसका दूसरा चरण जो है वो इसने मतलब पहले चरण की उत्खनन इसने जो है पूरा कर लिया था, अब सेकंड चरण जो है उसका खनन जो है वो इसको वापस से अलॉट किया गया है। तो अब इस क्षेत्र का नाम ध्यान रखिएगा कि क्षेत्र कहाँ पर है, कोल ब्लॉक कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये कोल ब्लॉक है। अब देखिए सितंबर में शुरू होगी पैलेस ऑन व्हील्स, और इसमें हमको नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या खबर है कि सितंबर के अंदर जो है पैलेस ऑन व्हील्स को स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें क्या क्या पढ़े हम, क्या क्या काम की चीज़ है, तो काम की चीज़ ये है कि यहाँ पर और भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम जो है उसको बनाया जाएगा, उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम, और पुराने विधानसभा का जो है उसको राजस्थान का वैभव दिखाने के लिए इसमें शामिल किया गया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, कुछ जगहों के नाम है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा है, अब इसमें थोड़ा क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। हाँ देखिए, बूंदी को जो है बावड़ियों के शहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। झालावाड़ में कौलवी की गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने और 12 में रामगढ़ क्रेटर को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने की योजना पर जो है वो कार्य किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर सहमति बनी है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो है झालावाड़ की कौलवी की गुफाएं, ये आपसे पूछ लो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये। फिर जो है इसको बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में जो बनाने की बात की जा रही है। रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर है, ये 12 के अंदर है, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और बूंदी के अंदर तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो इन जगहों के नाम जो है आपको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सन इन न्यूज़ से संबंधित ये क्वेश्चन है। हमारे राज्य से 5 लोगों को जो है पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 2 जने तो जो हमारे हैं उनको पद्म भूषण मिला है। कौन सा, पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2 जनों को। कौन कौन है वो 2 जन, तो पहले तो है हमारे जो है आपके देवेंद्र झांझड़िया, इनको तो आप जानते हैं, ये भाला जो है जेवलिन थ्रोअर जो है वो हैं, और ये जो है पैरा एथलीट हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। और दूसरे जो हैं वो हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सिविल सर्वेंट है जिनका नाम है राजीव महर्षि। ये पहले यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी रहे राजस्थान गवर्नमेंट में, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी जो है इन्होंने मोदी सरकार के अंदर काफ़ी कार्य किया है। तो इनको जो है एक सिविल सेवक के रूप में जो है ये पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। सेकंड आप देखिए कि 5 व्यक्तियों को मिला है, तो 2 तो हमने पढ़ लिए, 3 व्यक्ति और बचते हैं। 3 व्यक्ति जो है उनको पद्मश्री जो है वो दिया गया है। तो कौन कौन है वो व्यक्ति, तो पहले का नाम तो आपको ध्यान रह जाएगा, ये पैरा खिलाड़ी शूटर हैं जिनका नाम है अवनी लेकरा, उनको मिला है। दूसरे कला के क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, सिरोही के निर्देशक हैं जिनका नाम है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ठीक है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इनको मिला है। तीसरे हैं भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला की नामचीनी हस्ती जिनका नाम है रामदयाल शर्मा। क्या नाम है, रामदयाल शर्मा। तो 2 ही नाम याद रखने हैं, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इन 2 लोगों को, प्लस अवनी लेकरा, और 2 व्यक्ति वो हैं, एक राजीव महर्षि और दूसरे हैं आपके देवेंद्र झांझड़िया। तो इन लोगों को जो है ये मिला है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, एक समिति को लेकर के एक मंजूरी मिली है कि भाई नए जिलों के गठन के लिए एक समिति बनाई गई है, और समिति जो है वो किसके अध्यक्षता में जो है इसको बनाया गया है,
तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जिनका नाम है राम लुभाया, उनकी अध्यक्षता में जो है ये समिति, उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। भाई किस तरीके से जिलों का गठन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, वो सारी बातें जो है वो इसमें बताएंगे। तो सिर्फ नाम याद रखना है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बस ये पता होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपके राष्ट्रीय युवा संसद, जो यूथ पार्लियामेंट होती है ना, अगर आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ी हो तो उसमें पार्लियामेंट वाले चैप्टर में यूथ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ कैसे होती है, इन सब के लिए जो है वहाँ पर ले जाया जाता है, फिर उनको डिबेट्स वगैरह कराया जाता है। ये मेरी सिस्टर ने भी किया था और उसको प्राइज़ भी मिला था वहाँ पर। तो ये जो राष्ट्रीय युवा संसद जो होता है उसमें यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की जाती हैं और बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है। तो डूंगरपुर जिले के जो सिद्धार्थ जोशी हैं, उन्होंने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जो ये राष्ट्रीय युवा संसद जो है इसमें सेकंड स्थान जो है वो प्राप्त किया था। तो डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने जो है इसमें सेकंड पोजीशन जो है वो हासिल की है। तो उसके अलावा भी कई लोग हैं जो राजस्थान से इसमें गए थे, जैसे कि डूंगरपुर की ही नेहा चौबीसा और श्रीगंगानगर के आर्यन सचदेव को संसद के केंद्रीय गृह मंत्री जो निशित प्रमाणिक है, उनके द्वारा सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया गया। तो आप जैसे इनका नाम ध्यान रखिएगा कि ये जो सिद्धार्थ जोशी है इनको फर्स्ट प्राइज़ जो है इसमें दिया गया है। और उसके अलावा जो है सेकंड प्राइज़ दिया गया है। फर्स्ट प्राइज़ जो है आपके मध्य प्रदेश की जो है रागेश्वरी जो है उनको प्रथम जो है इसमें दिया गया है। इसमें कुछ जो अवार्ड्स होते हैं उसमें 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और 1 लाख की राशि इनाम के रूप में जो है वो प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका खनन को लेकर के वापस से। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला है एक खनन जो क्षेत्र है हमारे, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। इसको और इसकी जो बाड़मेर की लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड है, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। सुरक्षा का अर्थ क्या है कि भाई इन्होंने जो है सुरक्षा के जितने भी मापदंड है उनका पालन किया है। सुरक्षा के मापदंड क्या होते हैं कि भाई देखिए, इस आगे लिखा हुआ है वो मैं आपको और पढ़ के बता दूंगी, लेकिन सुरक्षा के मापदंड ये है कि भाई लगातार 3 साल तक यहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। उसके अलावा खदान में कार्य करने वाले जो कामगार हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण उनके किए गए, उन सबका आंकड़े जो है वो डेटा जो है वो रखे गए। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है इन 2 संस्थाओं को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये जो है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के द्वारा इस पुरस्कार को जो है वो दिया जाता है। तो हमारे राजस्थान की कंपनी है, इसलिए हमको इसका नाम जो है वो ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल है बतुल बेगम को लेकर के। तो ये कौन है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है बतुल बेगम। ये राजस्थान की मांड और भजन लोकगीत गायिका हैं। मांड और भजन लोकगीत गायिका हैं और इनको जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए, लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। तो नाम ध्यान रहेगा आपको, इसका नाम है बतुल बेगम। अब देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है कि प्रदेश की 5 जो सहकारी समितियाँ यानी कोऑपरेटिव जो समितियाँ हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो है उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के लिए जो है पुरस्कार दिए गए हैं। तो पुरस्कार किसके द्वारा? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्विवार्षिक पुरस्कारों के तहत राजस्थान की 5 सहकारी समितियों को ये अवार्ड मिला है। तो उसमें आप देखेंगे कि 3 श्रेणियों में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत सर्वश्रेष्ठ पैक्स श्रेणी में जो निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति नागौर की है, उसको 25,000 रुपये के तहत जो है पुरस्कार मिला है। द्वितीय में अगर आप देखेंगे तो हनुमानगढ़ की रामपुरवा सहकारी समिति है। फिर केकड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति अजमेर की है, उसको मिला है। फिर बूंदी को तथा ये है अन्य श्रेणी में ओवन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बूंदी को, और सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति की श्रेणी में सालदार रामपुरा महिला ग्रामोद्योग सहकारी समिति को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो नाम याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि नागौर, हनुमानगढ़ और अजमेर और बूंदी की जो सहकारी समितियाँ हैं उनको ये पुरस्कार से जो है वो दिया गया है। फिर देखिए, यहाँ पर राज्य क्रीड़ा परिषद और युवा बोर्ड में जो है कुछ सदस्यों को मनोनीत किया गया है। सदस्यों के नाम बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। फिर देखिए, राजस्थान शॉर्ट न्यूज़ में क्या क्या है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये मैंने आपको अभी बताया था, इसमें राजस्थान की जो रैंक है वो 11वीं है और ये एक लैंड लॉक्ड जो है वो श्रेणी के अंदर इसको रैंकिंग मिली है। अगर आपको फिर से अगर इसको देखना है तो आप आर्थिक परिदृश्य के अंदर, अभी जो मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट आर्टिकल मैंने इसी से शुरू किया था, वहाँ मैंने आपको इसको पूरा समझाया, तो मैं इसको यहाँ पर आपको नहीं समझा रही हूँ। फिर देखिए, द इकोनॉमिक बुलेटिन, ये क्या है? तो द इकोनॉमिक बुलेटिन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो देखिए, ये जो है राजस्थान विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो है द इकोनॉमिक बुलेटिन जो है ये किसकी है? राजस्थान विश्वविद्यालय की है। और इसको राज्य के जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है राज्य का, इसके हेड कौन है? अभी प्रद्युमन सिंह है। तो उन्होंने जो है इसका विमोचन जो है वो किया है।
तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो है स्टेट फाइनेंस ऑफ राजस्थान, राज्य की राजस्व प्राप्तियां, पूंजी, व्यय, बजट, इन सब का विश्लेषण दिया गया था। इसलिए राज्य के जो हमारे फाइनेंस जो है वित्त आयोग के फाइनेंस कमिश्नर है, उन्होंने जो इसको लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा कि द इकोनॉमिक बुलेटिन जो है वो किसकी है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा त्रैमासिक जो पत्रिका है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, साथिनों के मानदेय में जो है वृद्धि की गई है। तो राज्य सरकार ने एक आदेश दिया है और जो साथिन हैं उनके मानदेय में 20% की जो है वृद्धि कर दी गई है। पहले इनको 3850 रुपये मिलते थे और 20% की वृद्धि के बाद जो है इनको 4620 रुपये जो है वो मिलेंगे। तो बढ़े हुए मानदेय जो है ये 1 अप्रैल से आगे छोड़िए, बस इतना ध्यान रखना है। फिर देखिए इस बार जो है इंडियन साइंस कांग्रेस जो है इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा की जो फिल्में हैं उनको अनुदान यानी सब्सिडी, राज्य सरकार के द्वारा जो राजस्थानी फिल्में हैं उनको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। और सब्सिडी जो है वो किन फिल्मों को दी जाएगी और कितने की दी जाएगी वो देख लेते हैं। 30 लाख की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। और चुनी गई जो फिल्में हैं उसमें जैसे शंखनाद है, म्हारो गोविंद, तावड़ो, ये ए श्रेणी की है और इनको 7-7 लाख रुपये जो है वो सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। उसके अलावा राजू राठौर, ठकुराइन व कानूडो को 20 श्रेणी के अंतर्गत चयनित किया गया और 3-3 लाख रुपए का अनुदान जो है वो इनको दिया जाएगा। फिर देखिए एक सम्मान समारोह हुआ है जिसमें जो विधायक होते हैं उन विधायकों को जो है एमएलएज जो होते हैं उनको जो है सम्मानित जो है वो किया गया है। तो इसके लिए जो है वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उनको जो है आमंत्रित किया गया था और उन्होंने 2019 के लिए जो है विधायक ज्ञानचंद पारख उनको अवार्ड दिया है। 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो है वो है संयम लोढ़ा, उनको दिया गया है। और 2021 के लिए बाबूलाल व विधायक मंजू देवी जो है इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए जहाँ पर भी 5-7 नाम होते हैं ना उनको आप नहीं पढ़ें तो ठीक रहेगा, जब तक कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा मनोनीत सदस्य हैं, वो पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मुझे भी एग्जाम में मैंने देखा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। फिर देखें नेक्स्ट है द गीता मिनिएचर पेंटिंग। ये क्या है, तो देखिए ये जो है अभी विभिन्न साहित्यकारों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके एक पुस्तक भेंट की है और जो पुस्तक है उसमें जाने माने साहित्यकार डॉक्टर सीपी देवल ने रजा फाउंडेशन फेलोशिप के तहत द गीता मिनिएचर पेंटिंग्स जो है और उसको दिया है और उसमें जो श्लोक हैं गीता के वो भी उसके अंदर लिखे गए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें सुप्रसिद्ध चित्रकार अल्लाह बख्श द्वारा गीता के श्लोकों के आधार पर चित्रांकन जो है वो किया गया है। और राजस्थानी भाषा के अंदर जो है डॉक्टर देवल जो है उन्होंने इनका जो है वो अनुवाद किया है। फिर अन्य जो पुस्तकें भेंट की गई हैं राजस्थानी भाषा में, तो देखिए स्वयं से परिचय ये काव्या फाउंडेशन के द्वारा है और कवि विचारक डॉक्टर परिषद सिंह जो है उनका एक कविता संग्रह है। अंजलि गीतारी ये इकराम राजस्थानी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य कृति गीतांजलि का राजस्थानी अनुवाद है। शहरी और ग्रामीण विकास के लिए संकल्पबद्ध स्वच्छ नगर संस्था के द्वारा आलोचना रो आधार फॉर्म और ननद जी से हटाई, ये साहित्यकार नंद भारद्वाज की कृति है। और जिंदगी नामा मिर्ज़ा गालिब वरिष्ठ पत्रकार चित्रकार विनोद भारद्वाज की ये कृति है। एक बार इसको जो है आप रीड आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे। उसके अलावा नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है ये 43 मिनट्स का हो गया है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब एक ही पेज इसका बचा है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो से आप बोर भी ना हो और बीच बीच में इसको जो है वो ना हो। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम पुरस्कार और सम्मान पढ़ लेंगे, वो भी 2 पेज का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप पढ़िएगा जब तक इसको।